Hello, my dear students. Welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर. आज क्लास नाइन्थ हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास लेकर उपस्थित हुआ हूँ. हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास है, उसे हम जानेंगे. हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे. सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी कविता क्या होती है. हिंदी कविता के विषय में हम लोग क्या जानते हैं. हिंदी कविता जो होती है वो गद्य से अलग होती है. गद्य में सामान्य सी नीरस भाषा होती है. एक ना कोई इसमें तुक होता है, ना कोई छंद होता है, ना कोई लय होती है, ना कोई ताल होता है, ना तो कोई रस होता है. एक सामान्य सी नीरस भाषा होती है. लेकिन कविता में भावनाओं की प्रधानता होती है. उसमें एक प्रकार का रस होता है, एक प्रकार की लय होती है, एक प्रकार का ताल होता है और तुक होता है. छंदों का प्रयोग होता है, अलंकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है. कविता और गद्य में यही अंतर होता है कि कविता जो होती है वो भावनाओं में बहती चली जाती है, हमको अपने रस में समेटती जाती है, हमें भाव विभोर कर देती है. लेकिन गद्य में ऐसा नहीं होता है. कविता में सौंदर्य की अनुभूति होती है, कविता में भावनाओं की प्रधानता होती है. कविता एक पद्यबद्ध छंदबद्ध रचना होती है. कविता क्या होती है या काव्य क्या होता है, वो कविता जो होती है वह पद्य रचना जो छंद बद्ध होती है, छंदों में बंधी होती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होता है, भाव होता है. क्या होता है? भाव होता है, लय होता है. क्या होता है? लय होता है, ताल तथा तुक का समावेश होता है. समावेश होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है. इसमें एक प्रकार का रस होता है. लेकिन गद्य में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है. तो पिछले जो वीडियो थे उसमें आपको हिंदी गद्य का विकास पढ़ाया गया था. हिंदी गद्य का जो विकास था वह आपको बताया गया और उसका संपूर्ण PDF आपको भेज दिया गया है. आप उसे गद्य वाले भाग में, गद्य वाले पार्ट में उस PDF को अच्छे से लिख लेंगे. जैसा लिखा हुआ उसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे. और इस वीडियो में ये काव्य का जो वीडियो है इसे आप पढ़िएगा और इस काव्य का जब इतिहास समाप्त हो जाएगा, हिंदी काव्य के विकास का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा, तो इसका भी PDF भेज दिया जाएगा और काव्य वाले खंड में, काव्य वाले भाग में इसे आप लोग लिख लीजिएगा. तो कविता में इन चीज़ों का होना जरूरी है. पद्य रचना है, पद्य रचना जो छंदबद्ध होती है, इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, इसमें चिंतन जो होता है वो कम होता है. इसमें ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें भावावेश में आकर, भावनाओं में बहकर हम कोई रचना, कोई पंक्ति लिख डालते हैं. लेकिन जो गद्य होता है उसमें हमारी जो विचार शक्ति होती है, जो चिंतन शक्ति होती है, वह महत्वपूर्ण होती है. उसमें चिंतन की अधिकता होती है. इसके अतिरिक्त आइए हम देखते हैं कि कविता में क्या क्या आवश्यक है, कविता कब कहलाती है, कविता में जरूरी चीज़ों का समावेश होना क्यों आवश्यक है. तो कविता में एक प्रकार से कविता का जो विषय होता है उसमें कुछ भी विषय हो सकता है. कोई पशु पक्षी हो सकता है, मानव का विषय हो सकता है, भावनाओं का चित्रण जिसमें होता है, जहाँ पर किसी भी चीज़, किसी भी संसार की कोई भी वस्तु को हम, किसी भी वस्तु पर हम वो काव्य लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं.
इसमें जो कविता का सौंदर्य तत्व रहता है उस पर बात कर लेते हैं। कविता का जो सौंदर्य तत्व है, कविता के सौंदर्य तत्व के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हमें भाव सौंदर्य का होना जरूरी है। कविता में भाव सौंदर्य का होना जरूरी है। अगर भावनाएं नहीं होंगी तो वह जो रचना है वह कविता नहीं कहलाएगी। उसमें श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, भयानक, अद्भुत और वीर रस संबंधी 9 रसों का समावेश होना जरूरी है। 9 रसों में से भी किसी रस का समावेश होना जरूरी है। प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि जो भावनाएं हैं उनका उद्भवन कविता में होना जरूरी है। तो भाव सौंदर्य का होना जरूरी है, भाव का होना जरूरी है। दूसरा जरूरी है कि विचार सौंदर्य भी होना चाहिए। जिस विषय में हम कविता लिख रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए कि इस पे किस प्रकार से क्या लिख सकते हैं। ये विचार भी, भाव के साथ साथ विचार भी होना चाहिए कविता लिखने के लिए। ये दूसरा आवश्यक तत्व है। और तीसरा आवश्यक तत्व है उसमें नाद होना चाहिए। एक प्रकार जो कविता जो होती है वो छंदबद्ध रचना होती है जिसमें नाद सौंदर्य, नाद मीन्स होता है ध्वनि, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें लय, ताल, तुक। नाद का मतलब होता है उसमें लय, ताल और तुक का होना जरूरी है। नाद सौंदर्य, जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर एक नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, यहाँ एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये नाद सौंदर्य का होना भी जरूरी है, नाद सौंदर्य होना भी कविता में जरूरी है। जैसे घन घमंड नभ गर्जन घूरा, ये यहाँ पे नाद सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, इसमें भी नाद सौंदर्य की प्रस्तुति हुई है। उसके बाद जो चौथा इसमें जो चीज़ जरूरी है, तो चौथी जो विशेषता है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। अप्रस्तुत योजना का मतलब होता है कि इसमें विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को मर्मस्पर्शी एवं हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लिया जाता है। अप्रस्तुत जो इस कविता में वे शब्द नहीं होते, फिर भी उन चीज़ों को उनके विषय में या उस शब्दों की हम कल्पना कर लेते हैं, वे होते हैं अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। जो शब्द या जिस ओर इस कविता में जिसका वर्णन नहीं किया जाता, फिर भी उस चीज़ की कल्पना हम जब हम कर लेते हैं तो उसे हम अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य कहते हैं। जैसे इन्हीं 2 चीज़ों में तुलना की जाती है। जैसे एक अलंकार है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें तुलना की जाती है, जिसमें उपमा दी जाती है, 2 वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है। जैसे उपमा अलंकार है, यहाँ जैसे आप लोगों ने उसका उदाहरण पढ़ा होगा कि जो मन की, जो दिल की, जो हृदय की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? पीपल के पत्तों से की गई है। जिस प्रकार हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है, उसी प्रकार से जो पीपल के पत्ते हैं वो डोलते रहते हैं। पीपल के पत्तों के समान हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। तो यहाँ अप्रस्तुत योजना का चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात काव्यास्वादन। उस कविता को पढ़ करके एक रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। जब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह काव्य नहीं कहलाएगी, वह कविता नहीं कहलाएगी। जब तक हमें उस कविता को पढ़ कर के काव्य आस्वादन नहीं मिलेगा, काव्य का जो स्वाद है वह नहीं मिलेगा, उसमें
सौंदर्य नहीं मिलेगा, उसमें भाव नहीं मिलेंगे, उसमें लय नहीं मिलेगा, उसमें ताल नहीं मिलेगा, उसमें तुक नहीं मिलेगा। जब तक ये सारी चीज़ें हम तक नहीं पहुँचेगी, जब तक हम काव्य का रसपान नहीं करेंगे, काव्य आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक वह कविता नहीं कहलाएगी। तो कविता की जो मूल भावना है, कविता की जो आंतरिक भावना है, जो उसका आंतरिक वस्तुएं हैं, वो ये हैं। इनके बिना जो कविता है वह कविता नहीं कहलाएगी, कविता अधूरी रहेगी। तो इस प्रकार से ये काव्य हुआ। और काव्य के भेद हम जान लेते हैं। काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं? सौंदर्य तत्व जान लिया। उसके बाद काव्य भेद के अंतर्गत काव्य भेद के अंतर्गत दो भेद होते हैं। पहला है मुक्तक काव्य और दूसरा प्रबंध काव्य। पहला मुक्तक काव्य और दूसरा प्रबंध काव्य। इसी के अंतर्गत पहले श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह होता है जिसे हम सुनते हैं, जैसे कोई गाना है या कोई नाटक चल रहा है, उसे देखते भी हैं और सुनते हैं, तो वह श्रव्य काव्य हुआ। जो काव्य हमारे कानों में पढ़ता है और वो काव्य पढ़ करके हमें काव्य आस्वादन प्रदान करता है, रस आस्वादन देता है, उसे हम श्रव्य काव्य कहेंगे। और जिसे देख करके हम भाव विभोर होते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे किसी प्रकार का नाटक का मंचन हो रहा हो, किसी भी प्रकार का जो मंच पर किसी प्रकार की हंसी या फिर उस प्रकार के भाव उत्पन्न करने वाली क्रिया गतिविधि हो रही हो, तो वहाँ पर हम दृश्य काव्य उसमें हम देखते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत जैसे कोई गीत है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, उसके द्वारा हम रस आस्वादन करते हैं, वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से इसमें श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। श्रव्य काव्य में भी दो भेद होते हैं। पहला जो है वह होता है प्रबंध काव्य होता है, और दूसरा होता है मुक्तक काव्य होता है। दो काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध का मतलब होता है कोई दोहा या चौपाई के माध्यम से एक बिल्कुल कड़ी जुड़ती जाए, एक कहानी बनती जाए, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और जब प्रत्येक दोहा अपने आप में अर्थ से परिपूर्ण हो, प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण हो अर्थ में, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। प्रत्येक दोहा केवल अपने आप के अर्थ तक सीमित हो, एक दोहे का अर्थ दूसरे दोहे से संबंधित नहीं होता है, वह मुक्तक काव्य होता है। जैसे बिहारी लाल के, रहीमदास के, कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं वे सब मुक्तक काव्य कहलाते हैं। प्रबंध काव्य जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस, प्रत्येक दोहे चौपाई के साथ एक कहानी जो है बढ़ती जाती है। बालकांड, फिर उसके बाद जो कांड हैं, 7 कांड हैं, वो कांड में आगे कहानी बढ़ती जाती है, बदलती जाती है प्रत्येक दोहे और चौपाई के साथ, तो वो प्रबंध काव्य हो गया। और मुक्तक काव्य जो दोहा अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता हो और अगले दोहे से संबंधित ना हो, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ये मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य हो गया, ये काव्य के भेद हो गए। इस काव्य भेद के पश्चात हम अगले वीडियो में जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है उसे लेकर उपस्थित होंगे। ये केवल आप लोगों को समझने के लिए था कि काव्य क्या होता है, कविता में कौन कौन से तत्व होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों को जानना जरूरी था। श्रव्य काव्य होता है जो सुनाई देता है, केवल सुनाई देता है, जिसे सुन करके हम रसास्वादन करते हैं उसे श्रव्य काव्य, जिसे हम देख करके रसास्वादन करते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत दो आते हैं प्रबंध काव्य, जैसे कहीं रामचरितमानस की आवाज़ हम तक पहुंचती है तो वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। प्रबंध काव्य जैसे कबीरदास के दोहे कहीं पर हमें सुनाई पड़ते हैं,
गाए जाते हैं किसी रेडियो में या किसी प्रकार से ध्वनि हमें हम तक पहुंचती है तो मुक्ता काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास के पहले हिंदी कविता क्या है उस पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य का जो इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो संपूर्ण PDF आपको भेज दिया जाएगा। तो हिंदी काव्य के अंतर्गत इस PDF को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।